नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एरोवल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा प्राकोष का स्फुटन एंथर डिहेरिसेंस। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे प्राकण का स्फुटन किस प्रकार से होता है। हमने पिछले चैप्टर में प्राकणों का निर्माण पढ़ा बेटा। ठीक है, प्राकोष परिपक्व हुआ, उसमें प्राकण का निर्माण हुआ। अब ये प्राकण बाहर कैसे निकलते हैं उसी क्रिया को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब प्राकण का स्फुटन का मतलब क्या है? प्राग कण, प्राकोष का स्फुटन का मतलब होता है बेटा प्राक कण का प्राकोष से बाहर निकलना। क्या कहलाता है बेटा? प्राकण का स्फुटन कहलाता है। जिसे लिख देते हैं अपन प्राग कणों का प्रागकोश से बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा? प्राग कोश का स्फुटन कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। अब प्राग कोश का स्फुटन होता कैसे है? जैसे हमने पहले भी समझा था कि जो एपिथीशियम है उसकी एल्फा सेलुलोज की जो पट्टियां पाई जाती है उस शुष्क अवस्था में क्या हो जाती है? फट जाती है और प्राकण क्या हो जाते हैं बेटा? बाहर निकल जाता है। वैसा ही यहाँ होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला था? हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या है? यह है बेटा एक तो अब समझिए बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा, जब प्राग कोश का स्फुटन होता है उस समय क्या होता है बेटा? प्राग कण क्या हो जाते हैं बेटा? परिपक्व हो जाते हैं। अर्थात परिपक्व हो जाते हैं तो क्या होता है बेटा कि प्राग कोश के अंदर पाई जाने वाली मध्य परत, मिडल लेयर और टेपिटम क्या हो जाती है बेटा? विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्योंकि टेपिटम भोजन के रूप में दे देते हैं और ये जो अपना मध्य परत है यह तो अल्पकालीन कुछ समय के लिए रहता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और शेष कौन सी कोशिका बच जाती है? कौन सी परत बच जाती है बेटा? दो परत है। एक तो हमारी बाह्य परत रहती है, अंदर परत यानी एंडोथीशियम और एपिडर्मिस, दोनों ही परतें यहाँ पाई जाती है। समझ गए बात को? अब एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है बेटा कि एपिडर्मिस में क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में हानि होती है। क्या होती है बेटा? जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। जल की वाष्प के रूप में, हाँ ठीक है, जल की वाष्प के रूप में क्या होती है बेटा? हानि होती है। तो जब जल है इसमें बाहर निकलता है ना बेटा, तो जब बाहर निकलता है तो एंडोथीशियम की जो स्टोमियम कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं बेटा? यहां मिल गया एकदम, स्टोमियम कोशिकाएं या ओस्ट कोशिकाएं जिन्हें कह सकते हो आप, ओस्ट कोशिका, स्टोमियम सेल्स या ओस्ट कोशिकाएं। ये ओस्ट कोशिकाएं या स्टोमियम कोशिकाओं में क्या होता है बेटा? खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव या सिकुड़ने लगती है, जिससे ये जब सिकुड़ती है और प्राकण जब परिपक्व हो जाते हैं, इसके मध्य की जो परत है इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों के मध्य जो परत पाई जाती है वो भी क्या हो जाती है बेटा? नष्ट हो जाती है। तो ये क्या करने लगते हैं? स्टोमियम जो कोशिकाएं हैं या ओस्ट कोशिकाएं उनकी तरफ दबाव डालने लगते, प्राकण बाहर की तरफ जाने लगते तो इनके ऊपर दबाव डलता है और इनमें सिकुड़न होती है, क्योंकि वाष्प जल के रूप में, जल जो है वाष्प के रूप में क्या हो रहा है बेटा? बाहर निकल रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों के कारण क्या होता है? ओस्ट कोशिकाएं क्या हो जाती है बेटा? फट जाती है।
क्या हो जाती है? कोष्ठ कोशिकाओं का फटना। ठीक है, क्या हो जाती है? कोष्ठ कोशिकाएं क्या हो जाती है बेटा? फट जाती है और दोनों ओर की जो एक पाली के दोनों लघु बीजाणु धानी के जो पराकण है वो क्या हो जाते हैं बेटा? बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? बाहर निकल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। दोबारा समझना, मैंने क्या कहा कि पराग कणों का पराग कोश से बाहर निकलना। ठीक है, जब परिपक्व हो जाते हैं पराग कण तो दो परतें क्या होती है बेटा? नष्ट हो जाती है। एक तो याद रखना है, मध्य परत नष्ट हो जाती है, एक टेपिटम क्या हो जाता है? पूरी की पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ठीक है, बस्ती शेष कौन सी बस्ती है? दो कोशिकाएं बस्ती, दो परतें बस्ती है। एक तो बस्ती है एपिडर्मिस बाहर की ओर, और एक बस्ती है एंडोथीशियन। कौन सी बस्ती बेटा? एंडोथीशियन। कौन सी बस्ती है? एंडोथीशियन बस्ती। दो कोशिकाएं बस्ती, एक तो बस्ती है एपिडर्मिस और एक बस्ती एंडोथीशियन। ठीक है, एंडोथीशियम में क्या होता है बेटा कि जल का जो है वाष्प के रूप में क्या होती है बेटा? हानि होती रहती है, वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो जब वाष्प के रूप में ये बाहर निकलता है तो एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? मैं कह रहा हूँ दो कोशिका। ये एक कोशिका है, इसका नाम क्या है? स्टोमियम कोशिका या ओस्ट कोशिका। स्टोमियम कोशिका या ओस्ट कोशिका में क्या होता है बेटा? ये कह सकते हो कि आप खिंचाव उत्पन्न होता है। इन खिंचाव उत्पन्न होने के कारण क्या होता है बेटा? ये सिकुड़ने लगती है। क्या लगने लगती है बेटा? सिकुड़ने लगती है। और जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो प्रत्येक पाली की दोनों ओर की लघु बीजाणु की जो मध्य परत है इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, इनको अलग करने वाली जो परत है वो क्या हो जाती है बेटा? हट जाती है, और दोनों लघु बीजाणु धानी के परागकण जो है वो एक तरफ क्या हो जाते हैं बेटा? इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे इस तरफ इकट्ठे हुए इन दोनों के, इस तरफ ये दोनों के इस तरफ इकट्ठे हो गए। जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या करने लगते हैं बेटा? ये स्टोमियम कोशिकाओं पर क्या करने लगते हैं बेटा? दबाव डालने लगते हैं। इधर के ये दबाव डालेंगे, इधर के ये दबाव डालेंगे। जब ये दबाव डालने लगते हैं तो ओस्ट कोशिकाएं क्या हो जाती है बेटा? फट जाती है। इनके दबाव और अल्फा सेलुलोज में खिंचाव, इन दोनों के कारण क्या होता है बेटा? कि ये फटने लग जाती है। फटते ही क्या हो जाती है बेटा? ये है बाहर निकल जाती है। इतनी बात क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? परागकोश का स्फुटन कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है आपको परागकोश के स्फुटन में, और फिर इसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, परिपक्व परागकोश परागकोश का फटना पराग स्फुटन कहलाता। ठीक है, पराग स्फुटन कहलाता है। क्लियर? पराग स्फुटन की क्रिया ओस्ट कोशिकाओं, कोष्ठ में लिख लो, स्टोमियम से, स्टोमियम कोष्ठ कोशिकाओं द्वारा होती है। ठीक है, आगे कोशिकाओं द्वारा होती है।
परिपक्व परागकोश में मध्य परत और टेपिटम नष्ट हो जाती है। और शेष बाह्य भित्ति एपिडर्मिस व एंडोथीशियम शेष बच जाती है। शुष्क परिस्थिति में एंडोथीशियम की अल्फा सेलुलोज की पट्टियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होता है और साथ ही खिंचाव उत्पन्न होता है, साथ ही परिपक्व पराग कणों परिपक्व पराग कणों दोनों एक पाली के दोनों, एक मिनट, परिपक्व पराग कणों इसे लिख दे, सॉरी इसे छोड़ो, एक मिनट प्लान को वापस लिख देता हूँ। ठीक है, खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, सूक्ष्म परिस्थितियों में खिंचाव उत्पन्न होता है और एक पाली के दोनों ओर की लघु बीजाणु धानी के परागकण धानी के परागकण
एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। हो जाते हैं। पराग कणों के दबाव और एंडोथीशियम में सिकुड़न से कोष्ठ कोशिकाएं फट जाती है और परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? परागकोश का स्फुटन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परागकोश का स्फुटन कहते हैं। एक मिनट, परागकोश का क्या कहते हैं बेटा? स्फुटन कहते हैं। ये याद रखना। क्लियर है? ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। आज हमने क्लियर किया है परागकोश का स्फुटन। ठीक है। अब परागकण क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा पुष्प की संरचना। फिर उसकी अगली वीडियो में हमने पढ़ी है कि लघु बीजाणुधानी कैसी होती है, उसकी संरचना। फिर उसमें हमने पढ़ा कि लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है, परागकणों का निर्माण कैसे होता है। अब परागकणों का निर्माण कर लिया है तो हमने आज पढ़ा है कि परागकण लघु बीजाणुधानी से कैसे बाहर निकलते हैं या परागकोश से कैसे बाहर निकलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? परागकोश का स्फुटन कहते हैं। ठीक है। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परागकण किस प्रकार से दिखाई देते हैं, परिपक्व परागकण क्या होते हैं, वास्तव में परागकण है क्या, किसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। इसी चीज को हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। बस इतना ही।